हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी। तो सबसे पहले देखेंगे पॉवर्टी क्या होता है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि 2022 में रिलीज हुई थी, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, व्हाट आर द वेरियस कमिटीज ऑन पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो ये सब टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की तो हर एक कंट्री की अपनी डेफिनेशन है। हर एक कंट्री अपने हिसाब से पॉवर्टी को डिफाइन करता है। इंडिया में किस हिसाब से पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है, या किस हिसाब से आप बोलोगे कि ये आदमी गरीब है और ये आदमी गरीब नहीं है। देखो, अगर कोई आदमी अपनी बेसिक नीड में क्या आ जाएगा, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अगर कोई आदमी अपनी बेसिक नीड रोटी, कपड़ा, मकान अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है अपनी बेसिक नीड को, तब वो पुअर कंसिडर किया जाएगा इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया में बेसिक नीड को क्या लिया गया है, रोटी, कपड़ा, मकान। यही अगर आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में इंटरनेट को भी बेसिक नीड में लिया जाता है। और एक कंट्री है जो कि सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं देख रही है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये तीन को तो बेसिक नीड में ले ही रही है। प्लस वो ये भी देख रही है कि क्या वो आदमी के पास शिक्षा पहुंच रहा है, तो बेसिक एजुकेशन भी बेसिक नीड में है। और एक कंट्री है जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर को भी बेसिक नीड में लेती है। और एक कंट्री है जो क्लीन वाटर को भी बेसिक नीड में ले रही है। तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि हर एक कंट्री अपने हिसाब से पॉवर्टी को डिफाइन करती है। हर एक कंट्री जो है अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि हम बेसिक नीड में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। इंडिया में 3 चीज़ को बेसिक नीड कंसिडर किया जाता है, वो क्या है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक। तो देखो, poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials for a minimum standard of living। अगर कोई इंसान के पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्स भी नहीं है कि वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए, तब वो आ जाएगा पॉवर्टी के कैटेगरी में। Poverty refers to a condition of people who are not able to meet their requirements of basic necessities in life like food, clothes and shelter. Poverty is a social phenomenon in which there is deprivation of basic human needs। तो इंडिया में किस हिसाब से पॉवर्टी को डिफाइन किया जा रहा है, आपको पता चल गया। अगर कोई इंसान अपनी बेसिक नीड रोटी, कपड़ा, मकान को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तब वो गरीब है। एज पर तेंदुलकर एस्टिमेशन, ये जो कमेटी है ये कंस्टिट्यूट की गई थी बाय द प्लानिंग कमीशन। तो इस कमेटी के हिसाब से कितने लोग गरीब हैं वो कैलकुलेट किया गया था। तो देखो, एज पर दिस कमिटी द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन for the year 2011-12. So 21.9% of people was living below the poverty line in India for the year 2011-12 as per the estimation by तेंदुलकर कमेटी, ठीक। तो इतने परसेंटेज ऑफ पीपल जो है इंडिया में गरीब थे फॉर द ईयर 2011-12। देखो, तो हम ये जो डेफिनेशन देखे पॉवर्टी के लिए, ये एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। यहाँ पे हम सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान को देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख ही नहीं रहे हैं कि क्या वो इंसान के पास क्लीन वाटर पहुँच रहा है, क्या वो इंसान के पास बेसिक एजुकेशन पहुँच रहा है, क्या वो इंसान के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुँच रहा है। इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब हम ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं तो पॉवर्टी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे पॉवर्टी को डिफाइन करते टाइम बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर किया गया है। जैसे कि देखो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है पॉवर्टी के लिए, वो देख लेते हैं। Poverty is pronounced deprivation in well-being and comprises many dimensions. It includes low incomes and inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. Poverty also encompasses low levels of health and education. तो देखो, यहाँ पे health and education को भी लिया जा रहा है। Poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, insufficient capacity and opportunity to better one's life। तो देखो, इतने सारे dimensions को consider किया जा रहा है in order to define poverty by the World Bank। यूनाइटेड नेशन ने क्या डेफिनेशन दी है, एज पर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी इंटेल्स मोर देन द लैक ऑफ इनकम एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू इंश्योर सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। इट्स मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड्स हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर बेसिक सर्विसेज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, एज वेल एज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन
डिसीजन मेकिंग। तो इस हिसाब से पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन। मतलब बहुत सारे डायमेंशंस को कंसिडर किया जा रहा है, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, हंगर, मैल न्यूट्रिशन, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इतने सारे पैरामीटर्स को लेके जो है पॉवर्टी को डिफाइन किया जा रहा है। To measure poverty globally, however, we need to apply a poverty line that is consistent across countries. अब वर्ल्ड बैंक ने एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन दिया है, मतलब कि अगर कोई इंसान, देखो वर्ल्ड बैंक द्वारा क्या डेफिनेशन है पॉवर्टी के लिए, अगर कोई इंसान $2.15 पर डे कमा रहा है तब तो वो गरीब नहीं है। अगर कोई इंसान इससे कम कमा रहा है, मतलब पॉवर्टी लाइन मतलब क्या होता है, एक थ्रेशहोल्ड, एक लिमिट है जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा फिक्स की गई है। अगर कोई इंसान एक दिन में $2.15 कमा रहा है तब वो गरीब नहीं है, उससे कम कमा रहा है, उतना कमा रहा है या उससे ज़्यादा कमा रहा है तब तो वो गरीब नहीं है, उससे कम अगर वो कमा रहा है तब वो इंसान गरीब है। ये जो पॉवर्टी लाइन फिक्स किया गया है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा फिक्स किया गया। ये $2.15 है, पहले ये था $1.90, ठीक है, फिर अभी ये $2.15 किया गया, which is set by World Bank and used by UN to monitor extreme poverty around the world। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो वर्ल्ड बैंक द्वारा फिक्स की गई है वो कितनी है, तो आप बोलोगे $2.15 पर डे। ठीक है, ये हम लोगों ने देख ली पॉवर्टी की डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं पॉवर्टी लाइन क्या होता है और पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है। देखो, जब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की, पॉवर्टी लाइन जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक द्वारा पॉवर्टी लाइन कितनी फिक्स की गई है, $2.15, मतलब एक थ्रेशहोल्ड है, एक लिमिट है। ये जो पॉवर्टी लाइन है ये हर एक कमेटी डिसाइड, आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कमेटीज कंस्टिट्यूट की गई पॉवर्टी के लिए, जैसे कि तेंदुलकर कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, और भी कमेटीज आई, रंगराजन कमेटी आई। तो ये सब कमेटी क्या करती है ना, ये सब कमेटी जो प्लानिंग कमीशन, पहले तो प्लानिंग कमीशन थी, अभी नीति आयोग आ गई है, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये कमेटीज़ क्या करती है, जो भी कमेटीज़ कंस्टिट्यूट की जाती है पॉवर्टी के लिए, ये कमेटीज़ एक पॉवर्टी लाइन फिक्स करती है। पॉवर्टी लाइन मतलब क्या होता है, एक थ्रेशहोल्ड होता है, एक लिमिट होता है। सपोज एक कमेटी है, ठीक है, एक कमेटी है जिसने ₹32 जो है पॉवर्टी लाइन फिक्स कर दिया कि अगर कोई इंसान हर दिन ₹32 खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर के हिसाब से फिक्स कर दिया, ठीक है। और एक कमेटी है जो इनकम के हिसाब से सपोज फिक्स कर रही है, ठीक है, ₹30 अगर फिक्स कर दी सपोज। और एक कमेटी है जो कि कैलोरी के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स कर रही है। मतलब पॉवर्टी लाइन को फिक्स करना मतलब, सपोज एक कमेटी है जो एक्सपेंडिचर के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स की कि अगर कोई इंसान हर दिन ₹32 खर्च कर रहा है तब वो गरीब नहीं है, उससे कम खर्च कर रहा है मतलब वो गरीब है। और एक कमेटी है जो कि इनकम के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स करी है, अगर कोई इंसान हर दिन ₹30 कमा रहा है तब वो गरीब नहीं है, उससे कम कमा रहा है तो वो गरीब है। मतलब पॉवर्टी लाइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है एक थ्रेशहोल्ड है, एक लिमिट है, इससे कम जा रहे हो तो गरीब हो, इससे कम जा रहे हो, इससे नीचे जा रहे हो मतलब आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, गरीब हो, इससे ऊपर हो तो आप अबव पॉवर्टी लाइन हो, ठीक। तो पॉवर्टी लाइन मतलब एक थ्रेशहोल्ड है, एक लिमिट है। द पॉवर्टी लाइन इज द लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पीपल हु हैव एन इनकम लेस देन विल बी कंसिडर्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे जैसे मैंने इनकम के हिसाब से आपको बताया, ₹30 अगर आप कमा रहे हो गरीब नहीं हो, उसके नीचे कमा रहे हो, उससे कम कमा रहे हो तब आप गरीब हो, तब आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो। द कॉन्सेप्ट अबाउट मिनिमम कंजप्शन स्टैंडर्ड एंड कंजम्पशन लेवल वे चेंज्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस एक्सपर्ट ग्रुप एंड टास्क। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है ये चेंज होते रहता है, ये कमेटी अपना डिसाइड करती है, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। दिस एक्सपर्ट ग्रुप यूजेस NSS एस्टिमेट अबाउट द कंजम्पशन, बाद में हम लोग देखेंगे। देखो पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है। पॉवर्टी लाइन बास्केट में ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं जो कि नेसेसरी है सर्वाइवल के। देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब कमिटीज कंस्टिट्यूट की जाती है तो ये कमेटी सबसे पहले तो पॉवर्टी लाइन फिक्स करती है और पॉवर्टी लाइन बास्केट डिसाइड करती है। पॉवर्टी लाइन बास्केट में ये कमेटी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को लेती है जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। एक बास्केट है, ठीक है, एक बास्केट है, उसमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को लिया जाएगा जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, मैंने आपको बताया, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है, फिर एजुकेशन, हेल्थ केयर। तो इन सब चीज़ों को, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स को लिया जाता है पॉवर्टी लाइन बास्केट में। अब ये जब कमेटी पॉवर्टी लाइन को फिक्स करेगी तो ये पॉवर्टी लाइन बास्केट को ध्यान में रखते हुए करेगी, ठीक है। एक होता है पॉवर्टी लाइन थ्रेशहोल्ड है, लिमिट है, एक होता है पॉवर्टी लाइन बास्केट जिसमें ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड है, जिसमें ऐसे फूड एंड नॉन फूड आइटम्स इंक्लूडेड है विच इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। देखो
From the preferred consumption basket of people, the expert groups pick up the most essential commodity. ठीक है, जो बहुत essential commodity है वो ये committees pick करती है और उसको poverty line basket में डाल देती है. These commodities are placed under poverty line basket. ठीक है, तो आपको poverty line और poverty line basket में difference पता चल गया क्या होता है. चलो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 देख लेते हैं. देखो कौन पब्लिश करता है इस इंडेक्स को. इट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द यूएनडीपी. ठीक है, तो ये दो संस्था जो है ये पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करती है. क्या क्या डायमेंशंस को कंसिडर करती है, जैसे कि आपको दिख रहा है मल्टी डायमेंशन, तो ये बहुत सारे डायमेंशन को कंसिडर करती है पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए. तो क्या क्या डायमेंशंस को कंसिडर करती है, देखो 3 डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड. और ये 3 डायमेंशंस में टोटल 10 इंडिकेटर्स को लिया जाता है. हेल्थ के लिए क्या इंडिकेटर है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी. एजुकेशन के लिए ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस. लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स. तो इन सारे डायमेंशंस को, इन इंडिकेटर्स को कंसिडर करके पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है. It is an international measure of acute multidimensional poverty covering across 111 developing countries. Global Multidimensional Poverty Index 2022 it is a poverty measure that reflects the multiple deprivation that poor people face in areas of education, health and living standard. तो इस इंडेक्स के अनुसार इंडिया की क्या रैंकिंग है वो देख लेते हैं. As per this index released in the year 2022, India has by far the largest number of poor people worldwide at 22.8 crore, followed by Nigeria. ठीक है, the incidence of poverty fell from 55.1% in the year 2005-06 to 16.4% for the year 2019-21. देखो, that means the percentage of population that was living below the poverty line for the year 2005-06 कितने थे, 55.1%. around 55% of the population was living below the poverty line for the year 2005-06 in case of India. That dropped to 16.4% of the population that was living below the poverty line for the year 2019-21. The incidence of poverty dropped from 55.1% से कम हो गया 16.4% over 15 years. As many 41.5 crore people moved out of poverty in India during the 15-year period between 2005-06 and 2019-21. तो इतने लोग जो है पॉवर्टी से बाहर आए हैं इंडिया में. As per this index, the 2019-21 data observes that 16.4% of the India's population is poor. तो इस इंडेक्स के अनुसार फॉर द ईयर 2019 to 21 कितने लोग गरीब हैं इंडिया में, 16.4% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज पुअर एज पर दिस इंडेक्स. ठीक है, चलो तो ये हम लोगों ने देख लिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, कितने लोग पॉवर्टी से बाहर निकले. अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. तो ये जो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है ये एनसीईआरटी में दी गई है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. पुअर आर क्लासिफाइड इनटू ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर. तो ये क्या है ये देख लेते हैं. देखो ऑलवेज पुअर मतलब क्या, जो ऐसे लोग जो हमेशा गरीबी रेखा के नीचे हैं, हमेशा वो गरीब, आपको देखेंगे कि वो लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं, वो आता है ऑलवेज पुअर. देखो क्रॉनिक पुअर में 2 है, ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर, ये आते हैं क्रॉनिक पुअर के अंडर. फिर एक है ट्रांजिएंट पुअर. ट्रांजिएंट पुअर में आते हैं चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉनिक पुअर. ऑलवेज पुअर में ऐसे लोग जो हमेशा गरीबी रेखा के नीचे, ऑलवेज पुअर. यूजुअली पुअर मतलब कुछ समय के लिए वो गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं, कुछ समय के लिए. ठीक है, वैसे तो वो गरीबी है लेकिन कुछ समय के लिए उनका लक अच्छा हुआ, वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए. यूजुअली पुअर. ठीक है, यूजुअली वो पुअर ही रहते हैं, कुछ समय के लिए वो गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं. उसके बाद देखो चर्निंग पुअर मतलब ऐसे लोग जो कभी गरीबी रेखा के ऊपर आ रहे हैं तो कभी नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, वो हो गया चर्निंग पुअर. ओकेजनली पुअर मतलब ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के ऊपर ही है. देखो ये गरीबी रेखा है, ये पॉवर्टी लाइन है, इसके ऊपर ही है, लेकिन कुछ समय के लिए उनका किस्मत खराब हुआ और वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए, वो होता है ओकेजनली पुअर. कुछ समय के लिए वो गरीब हो जाते हैं. ओकेजनली पुअर, गरीबी रेखा के नीचे आ गए, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए. ठीक है,
तो चलो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो, क्रॉनिक पुअर आर दोज पुअर, सबसे पहले हु आर ऑलवेज पुअर, ठीक है, एक तो होता है ऑलवेज पुअर, हमेशा गरीबी रेखा के नीचे, और एक होता है यूजुअली पुअर। यूजुअली पुअर मतलब दोज हु आर यूजुअली पुअर बट दे समटाइम्स मे हैव अ लिटिल मोर मनी, कभी कभी जो है गरीबी रेखा के ऊपर चले जा रहे हैं। ट्रांजिएंट पुअर आर दोज पुअर हु आर रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, जैसे मैंने आपको बताया चर्निंग पुअर, ठीक है, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं पॉवर्टी लाइन के, हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी, चर्निंग पुअर। ओकेजनली पुअर में हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट समटाइम्स हैव अ पैच ऑफ बैड लक, वो होते हैं ओकेजनली पुअर। तो क्रॉनिक पुअर देखा हम लोगों ने, ट्रांजिएंट पुअर। नॉन पुअर मतलब जो तो कभी गरीब हुए ही नहीं। नॉन पुअर्स आर दोज पर्सन्स हु आर नेवर पुअर, दे ऑलवेज रिमेन अबव पॉवर्टी लाइन, हमेशा गरीबी रेखा के ऊपर ही रहेंगे नॉन पुअर। तो ये क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, ये दोनों क्या होता है ये जान लेते हैं। पॉवर्टी कैन हैव टू ब्रॉड कैटेगरीज लाइक एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। जब हम बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की, सपोज मेरे पास सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान है, आपके पास आपके घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है, एयर कंडीशनर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं है, मेरे घर में नहीं है, तो मैं रिलेटिवली पुअर हूँ, मैं कंपैरेटिवली पुअर हूँ आपसे, वो होता है रिलेटिव पॉवर्टी। भले ही मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड के लिए जो होना चाहिए, जो बेसिक नीड पूरा करने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास बाकी फैसिलिटीज़, बाकी कंफर्ट की जो चीज़ें हैं वो मेरे पास नहीं है, तो मैं कंपैरेटिवली पुअर हूँ, वो होता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी रिफर्स टू अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव वेयर अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज रिलेटिवली डिप्राइव्ड कंपेयर टू अनदर बेटर ऑफ सेक्शन ऑफ population. This definition is more broader and includes amenities like a well sanitized pakka house, access to education, healthcare, social security benefits, leisure, comfort, etc. Those who fall into the category of relative poverty are not necessarily deprived of all the basic need. हो सकता है मेरे पास रोटी, कपड़ा, मकान तो है, लेकिन आपके पास जो फैसिलिटीज़ है, आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है घर में, वो मेरे पास नहीं है, तो मैं रिलेटिवली पुअर हूँ, but may not experience the same standard of living as the majority of section, as the majority of society, or in other words they are relatively deprived. एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? देखो, इंडिया में ये रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता है, इंडिया में देखा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपका इनकम, सपोज एक कमिटी है पॉवर्टी से रिलेटेड, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि अगर आप प्रतिदिन 30 रुपये कमा रहे हो तब आप गरीब नहीं हो, अगर आप इससे कम कमा रहे हो, ठीक है, अगर आपका इनकम इससे कम है 30 रुपये से, तब आप गरीब हो। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ये देखा जाता है अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल। अगर आपका इनकम सपोज 30 रुपये से कम है, ठीक है, अगर आपका इनकम इतना भी नहीं है, 30 रुपये से कम है कि आप अपने बेसिक नीड को पूरा कर पाओ, अगर आपका इनकम इतना भी नहीं है कि आप अपने बेसिक नीड को पूरा कर पाओ प्रतिदिन, तब आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कैटेगरी में आ जाओगे। अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल, वो लेवल क्या सेट किया एक कमिटी ने, सपोज वो कमिटी ने सेट किया लेवल ₹30 का, आगे हम देखेंगे क्या क्या कमिटी है। अननेसेसरी लेवल टू मेंटेन अ बेसिक स्टैंडर्ड फूड, शेल्टर एंड हाउसिंग। दिस कंडीशन मेक्स इट पॉसिबल टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो ओवर टाइम, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, क्या रीजंस है जिसके वजह से पॉवर्टी इंडिया में बढ़ रहा है। सबसे पहला है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। 1901 में इंडिया का पॉपुलेशन 238 मिलियन था, 1951 में 360 मिलियन, 2001 में 1.02 बिलियन और 2011 में 1.21 बिलियन तक पहुंच गया। जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा, जब इतने ज़्यादा लोग होंगे तो उनका डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, रोटी का डिमांड, कपड़ा, मकान का डिमांड, हेल्थ केयर का डिमांड, एजुकेशन का डिमांड, सब चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है उस हिसाब से सप्लाई भी बढ़े इकोनॉमी में, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, अब जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, तो आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। देखो, ड्यू टू increase in population there will be increase in demand in the economy, there will be increase in demand for goods and services in the economy. It is not necessary that supply will also increase in the same manner, there will be demand supply mismatch and you will be able to see inflationary trend in the market. जब महंगाई होगी, जब आपको दिखेगा कि
जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं, जब महंगाई है, तो ये महंगाई के कारण सबसे ज़्यादा कौन पिसाएगा? जो गरीब है वो सबसे ज़्यादा पिसाएगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बेचारा गरीब है, ऊपर से महंगाई होने के कारण और उसको दिक्कत होगी कि वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर पाए, वो रोटी कपड़ा मकान को अफोर्ड कर पाए, और उसको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर पॉवर्टी इन केस ऑफ इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट, जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर जॉब्स विल ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन जॉब्स तो लिमिटेड है। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जॉब्स का डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन जॉब्स तो लिमिटेड है, सब लोगों को रोजगार मिले ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट हो रही है, जब सब लोग जो है एम्प्लॉयड नहीं है हमारी कंट्री में, तो उसके वजह से क्या होगा, जब सपोज अगर कोई इंसान के पास रोजगार नहीं है, ठीक है, तो अब उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और दिक्कत होगी अपनी बेसिक नीड को पूरा करने में, तो और वो गरीब होते जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक रीजन है पॉवर्टी का। द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एस्टिमेट्स इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट इज अराउंड 8.3% एट प्रेजेंट। तो प्रेजेंटली इंडिया में कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 8.3%। और क्या रीजन है? विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ये क्या होता है? देखो, हमेशा ऐसा नोटिस किया गया है कि गरीब लोग अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं कि वो और गरीब होते जाते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी गरीब है तो उसको दिक्कत होगी कि प्रॉपर एजुकेशन वो अपने लिए अफोर्ड कर पाए, अच्छी शिक्षा वो ले पाए, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज वो अवेल कर पाए, इन सब चीज़ों में उसको दिक्कत होगी। एक तो आदमी ऑलरेडी गरीब है, गरीब होने के कारण जो शिक्षा उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। ठीक है, उसके कारण उसको जॉब मिलने में, आगे चल के उसको जॉब मिलने में दिक्कत होगा, स्पेशली क्वालिटी जॉब मिलने में उसको दिक्कत होगा। क्वालिटी जॉब मतलब ऐसा जॉब जहाँ पे एक सिक्योरिटी है, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, जहाँ पे गारंटीड सैलरी है, जहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, ऐसा जॉब मिलने में उसको दिक्कत होगा। जब उसको जॉब मिलने में दिक्कत हो रहा है, जब उसके पास रोजगार नहीं है, जब वो अनएम्प्लॉयड है, तो फिर जो है वो और गरीब होते जाएगा, उसको अपनी बेसिक नीड को पूरा करने में दिक्कत होगा। तो विशियस साइकिल मतलब क्या? गरीब होने के कारण वो और गरीब होते जा रहा है, गरीब होने के कारण उसको जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, आगे चल के उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार रह रहा है, बेरोजगार होने के कारण वो अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और क्या रीज़न है पॉवर्टी का? हंगर, मैल न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग। अगर कोई आदमी मैल नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसको प्रॉपर जो खाना मिलना चाहिए उसको वो नहीं मिल रहा है, तो वो ठीक से काम कैसे करेगा? ठीक से काम नहीं करेगा तो पैसा कैसे कमाएगा? पैसा नहीं कमाएगा तो बेसिक नीड को कैसे अफोर्ड करेगा? ठीक, सो हंगर, मैल न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर पॉवर्टी। तो इंडिया का क्या रैंकिंग है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो रिलीज हुआ वो देख लेते हैं। इंडिया रैंक्स 107th आउट ऑफ 121 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 विद अ स्कोर ऑफ 29.1। इंडिया हैज़ अ लेवल ऑफ हंगर दैट इज सीरियस। तो इंडिया की स्थिति, इंडिया की रैंकिंग इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स ठीक नहीं है, और पॉवर्टी और हंगर जो है इंटर रिलेटेड है। अगर कोई आदमी को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, ठीक से काम नहीं कर पाएगा और गरीब हो जाएगा, तो दोनों जो है इंटर रिलेटेड है। तो ये डेटा आप कोट कर सकते हो कि इंडिया की क्या रैंकिंग है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखो, इंडिया चाइल्ड वेस्टिंग रेट एट 19.3% इज वर्स देन द लेवल्स रिकॉर्डेड इन 2014। तो चाइल्ड वेस्टिंग रेट भी बढ़ गया है, पहले 15.1% था 2014 में, और अब जो है वो 19.3% हो गया 2022 में। ठीक है, और क्या रीज़न है पॉवर्टी के? इंक्रीजिंग इनकम गैप और इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हो कि जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया में पॉजिटिव है। प्रेजेंटली जो इंडिया का जीडीपी है वो कितना है? $3.5 ट्रिलियन। तो $3.5 ट्रिलियन जो है वो इंडिया का जीडीपी है। जब इतना जीडीपी है इंडिया में और इतना ज़्यादा इनकम जनरेट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, तो क्या ये इनकम का बेनिफिट सब लोगों तक पहुंच रहा है? क्या ये इनकम का बेनिफिट उन लोगों तक पहुंच रहा है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में है, जो लोग पुअर है, वीक है, वल्नरेबल है, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन तक क्या ये इनकम का बेनिफिट पहुँच रहा है? तो वो हम देखेंगे कि क्या रैंकिंग है इंडिया की। According to latest World Inequality Report, India is categorized as poor and unequal country. Unequal मतलब there is not equal distribution or proper distribution of income and wealth among various section of the population. देखो, with the bottom 50%, जो bottom 50% लोग हैं
उन लोगों तक ये इनकम का कितना पहुंच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 13% ऑफ द नेशंस इनकम। और जो टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन है उन लोगों तक ये इनकम का 57%, मतलब मेजॉरिटी पोर्शन ये इनकम का ये टॉप 10% लेके बैठे हुए हैं। मतलब कि इनकम इक्वालिटी भी इंडिया में नहीं है, देयर इज इनकम इनइक्वालिटी इन केस ऑफ इंडिया। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। Estimates indicate that by 2030, more than 100 million people could fall back into extreme poverty due to climate change. अब ये डिजास्टर्स के वजह से, क्लाइमेट चेंज के वजह से भी लोग गरीब होते हैं। सपोज कोई इंसान अगर ऐसे एरिया में रह रहा है जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, सपोज वहाँ पे मतलब कि सूखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाएगा। कोई ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे फ्लड आता है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो और जो लोग हैं लोगों को दिक्कत होगी अपना काम करने में, ठीक। ओवर 1.3 billion people, mostly in developing countries, are currently trapped on degrading agricultural land, increasing their vulnerability to slow onset disasters such as drought, desertification, food insecurity and even famine. और क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर पॉवर्टी? पुअर हेल्थ केयर सिस्टम, स्पेशली फॉर मदर एंड चिल्ड्रेन। ओवर 75% ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन मेट्रो सिटीज़। तो 75% ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आपके पास प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज ही नहीं पहुंच रही है तो आपको और दिक्कत। अगर कोई गरीब आदमी बीमार पड़ रहा है और उस तक प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं पहुँच रही है तो ज़्यादा दिन तक वो बीमार रहेगा। नॉर्मली क्या देखा गया है, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये लोग तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाते, ठीक है। तो जो भी खर्चा होगा इनका, अगर सपोज कोई सीरियस बीमारी हो गई, सपोज कैंसर हो गया, इनके पास तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब जो भी खर्चा इनका होगा ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब जब प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी इन तक नहीं पहुंच रही है, इनका जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा हो रहा है, ऑलरेडी बेचारे गरीब है, फिर हेल्थ केयर में भी इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है इंश्योरेंस ना होने के कारण, आसपास प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है, तो और इनको दिक्कत हो रही है, तो और वो गरीबी रेखा में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। और जब उन तक प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं पहुँच रही है और बीमार पड़ रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर पा रहे, अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहे, तो जितनी चीज़ है ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक। बहुत सारे लोग इंडिया में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए, और एग्रीकल्चर की स्थिति इंडिया में ठीक नहीं है। क्यों? देखो, अराउंड 85% ऑफ फार्मर इन केस ऑफ इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे किसान हैं। 85% जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो छोटे किसान हैं। छोटे किसान मतलब जो खेती करते हैं अप टू 1 हेक्टेयर लैंड में, अप टू 1 हेक्टेयर लैंड में वो खेती करते हैं। इतनी कम ज़मीन में ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स खेती करते हैं। अब देखो, ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, ये जो छोटे किसान हैं जिनके पास खेती करने के लिए सिर्फ 1 हेक्टेयर लैंड है, अब ये छोटे किसान बेचारे किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? मेनली मॉनसून पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि हम जो है महंगे महंगे मशीन लाए, महंगे महंगे इरिगेशन इक्विपमेंट लाए, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी एक इशू है कि ये मॉनसून पे डिपेंडेंट रहते हैं। और क्या इशू है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इशू है इंडिया में। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब हार्वेस्टिंग सीजन है, जब सोइंग सीजन है, तब तो ये जो फार्मर्स है वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। लेकिन जब सोइंग सीजन खत्म होता है तब ये अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। देयर इज़ वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस। ये जो फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इनको भी नहीं पता है कि इस प्रोड्यूस का इनको कितना प्राइस मिलेगा मार्केट से, ये भी नहीं पता है। देयर इज सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस। जो ये कमोडिटी बना रहे हैं, जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना इनको मिलेगा, ये जो बेच रहे हैं कितना मिलेगा, ये भी इनको नहीं पता है, ठीक है। तो इतनी सारी दिक्कत है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इतने सारे लोग, अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। जब इतने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए, और जब एग्रीकल्चर की स्थिति ही ठीक नहीं है इंडिया में, इतने सारे फार्मर्स जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, दे आर cultivating up to 1 hectare of land, they are mainly dependent on monsoon, there is volatility in terms of market price, there is seasonal unemployment। तो एग्रीकल्चर की स्थिति ही जब ठीक नहीं है और इतने ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो और लोग जो है चांसेस है कि वो गरीब हो जाए, ठीक है। गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल पाए और चांसेस है।
लिटिल और ज़ीरो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। देखो, जब लोगों तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, हाइजीनिक कंडीशन में अगर वो नहीं रहते हैं तो और बीमार पड़ते हैं। अरे जब आप तक साफ़ पानी ही नहीं पहुंच रहा है तो आपको बीमार होने के चांसेस आपके बढ़ जा रहे हैं ना। वाटर बॉर्न डिजीजेज जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, ये सब डिजीजेज आपको होंगे। ठीक है, तो साफ़ पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, ये फैसिलिटीज़ भी पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये डिजीज़ होंगे, अगर आप बीमार पड़ोगे तो आप ठीक से काम कैसे करोगे, ठीक है, पैसा कैसे कमाओगे, कैसे आप जो है अपनी बेसिक नीड को पूरा करोगे। स्कूल अटेंडेंस इन इंडिया डिक्रीजेज व्हेन चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड आवर्स कलेक्टिंग वाटर। जब आपके पास प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, आपको दूर दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है पानी कलेक्ट करने के लिए। 22% इंक्रीज इन द स्कूल ड्रॉप आउट, और आपको स्कूल ड्रॉप आउट भी देखने को मिलता है, हैज़ इंक्रीज्ड 22% इंक्रीज इन द स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज। तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ जाता है जब आपके पास प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर आसपास अवेलेबल नहीं है, एज पर द डेटा गिवन बाय यूनिसेफ इंडिया। ठीक है, हिस्टोरिकल रीजंस भी है पॉवर्टी के लिए, जैसे कि देखो हिस्टोरिकल रीजंस, देखो हिस्टोरिकल रीजंस में क्या हो जाएगा, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बना के रखा तो उनकी एक सिंपल पॉलिसी थी कि हम इंडिया में कोई भी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पनपने नहीं देंगे। वो क्या चाहते थे कि इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो, कच्चा माल जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो, वो बाहर भेजे, इंडिया रॉ मटेरियल कच्चा माल को बाहर भेजे, और फिनिश गुड्स जो है वो इंडिया इंपोर्ट करे। जो ब्रिटिशर्स फिनिश गुड्स को बना रहे हैं वो चाहते थे इंडिया हमसे इंपोर्ट करे और रॉ मटेरियल हमें बेचे, ठीक है, एक्सपोर्ट करे। तो ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप थी, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फॉलो किया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये क्या होता है, देखो हम लोग इसको इंडस्ट्री में डिटेल में करेंगे, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये जो रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है इस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, तो इसको टैरिफ फ्री कर दिया, ज़ीरो टैरिफ। जो इंपोर्ट हो रहा है फिनिश गुड्स, इस पर भी हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो इंडिया से बाहर जा रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जो इंडिया दूसरे देशों में बेच रही है, उस पर हाई टैरिफ लगा दिया, क्योंकि नहीं चाहती थी कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डेवलप हो। ब्रिटिशर्स नहीं चाहती थी कि इंडिया में कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री डेवलप हो, ठीक है, इंडिया में कैपिटल गुड्स बने। कैपिटल गुड्स मतलब जैसे कि मशीन एक कैपिटल गुड है, उससे बाकी गुड्स जो है हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहती थी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप हो, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने फॉलो की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो बहुत सारे लोग इसके वजह से भी इंडिया में गरीब रह गए, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल रीज़न में आप मेंशन कर सकते हो, इसको हम लोग डिटेल में इंडस्ट्री में करेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी को कौन मेजर करता है, किस तरह से मेजर किया जाता है, वो देख लेते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन, अर्लियर प्लानिंग कमीशन एस्टिमेटेड पॉवर्टी बेस्ड ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। पहले प्लानिंग कमीशन करती थी, नाउ प्लानिंग कमीशन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, ठीक है। 2015 में नीति आयोग आया और अब पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का काम नीति आयोग करती है, ठीक है। डेटा कलेक्शन इज डन बाय एनएसएसओ। डेटा कौन कलेक्ट करता है पॉवर्टी से रिलेटेड, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज नाउ कैरीड बाय नीति आयोग टास्क फोर्स थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द डेटा कैप्चर्ड बाय। तो अगर आपको क्वेश्चन आया कि डेटा कौन कलेक्ट करता है पॉवर्टी से रिलेटेड इंडिया में, तो आप बोलोगे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, कैप्चर्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी के अंडर आता है, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट करता है एनएसएसओ अंडर मॉस्पी। नीति आयोग एज ए पॉलिसी थिंक टैंक हैज रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन विच वॉज अर्लियर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग दी पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो पहले जो काम प्लानिंग कमीशन करता था अब वो नीति आयोग करता है। डेटा कौन कलेक्ट करता है पॉवर्टी से रिलेटेड, एनएसएसओ अंडर मॉस्पी। तो ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है ये किस हिसाब से डेटा कलेक्ट करता है, देखो ये हर 5 साल में डेटा कलेक्ट करता है, हर 5 साल में, वंस इन एवरी 5 ईयर, बेस्ड ऑन सैंपल सर्वे मेथड। कौन सा मेथड यूज करता है ये, सैंपल सर्वे मेथड। एनएसएसओ क्या करता है, हर 5 साल में पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है बेस्ड ऑन सैंपल सर्वे मेथड। सैंपल सर्वे मतलब कि ये हर एक हाउस होल्ड के पास जाके डेटा कलेक्ट नहीं करेगा, ये कुछ चुनिंदा कुछ सैंपल हाउस होल्ड को लेगा विच विल रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन।
उन सैम्पल हाउस होल्ड के पास ये अपने डेटा कलेक्टर को भेजेगा, एनुमरेटर को भेजेगा कि जाओ आप पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करके लाओ वंस इन एवरी 5 ईयर. सो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विल कलेक्ट द डेटा रिलेटेड टू पॉवर्टी वंस इन एवरी 5 ईयर बेस्ड ऑन सैम्पल सर्वे मेथड. ठीक है, चलो. तो जब ये NSSO अपने डेटा कलेक्टर को भेज रहा है कि जाओ आप डेटा कलेक्ट करके लाओ, ठीक है, तो ये लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे डेटा कलेक्ट करते टाइम, ये हम लोग को देखने की ज़रूरत है. तो देखो, ये यूनिफॉर्म रेफरेंस और रिकॉल पीरियड भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स्ड रेफरेंस और रिकॉल पीरियड, या फिर मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस और रिकॉल पीरियड. द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड. तो ये मेथड्स में क्या क्या डिफरेंस है हम लोग ये देख लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड क्या होता है. ये आपको पता चल गया कि पहले प्लानिंग कमीशन डेटा कलेक्ट करती थी, अब नीति आयोग डेटा कलेक्ट करती है. तो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब डेटा कलेक्टर हाउस होल्ड के पास जा रहा है तो वो उसको पूछेगा आप बताइए आपने पिछले 30 दिन में फूड आइटम्स में कितना खर्चा किया और नॉन फूड आइटम्स में कितना खर्चा किया. मतलब रिकॉल पीरियड कितना लिया गया है फूड और नॉन फूड आइटम्स के लिए, 30 डेज रिकॉल पीरियड फॉर बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स. इसीलिए हम लोग इसको यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड बोल रहे हैं. यूनिफॉर्म किस लिए, क्योंकि फूड आइटम के लिए भी 30 डेज लिया गया है और नॉन फूड आइटम्स के लिए भी 30 डेज का रिकॉल पीरियड लिया गया है, इसलिए. ठीक है. अंडर यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड कंजम्पशन डेटा फॉर ऑल द आइटम्स आर कलेक्टेड फॉर अ 30-day recall period. When uniform reference period is applied, the households are surveyed about their consumption data for all the items for a 30-day recall period. When uniform reference period is applied, the households are surveyed about their consumption in the last 30 days preceding the date of survey. तो पिछले 30 दिन में फूड और नॉन फूड आइटम में कितना खर्चा किया. उसके बाद आते हैं मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड में. यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे डेटा कलेक्टर गया हाउस होल्ड के पास और बोलेगा आप बताइए कि आपने पिछले 1 साल में 365 डेज में आपने 5 नॉन फूड आइटम्स में कितना खर्चा किया और बाकी जो आइटम्स हैं आप उसके लिए बताइए कि आपने पिछले 30 दिन में कितना खर्चा किया. देखो, यहाँ पे क्या था यूनिफॉर्म में कि फूड और नॉन फूड आइटम दोनों ही आइटम्स के लिए 30 दिन का ही रिकॉल पीरियड लिया गया था. यहाँ पे क्या बोल रहा है मिक्स रेफरेंस पीरियड में कि यहाँ पे 5 आइटम के लिए 365 डेज रिकॉल पीरियड लिया जा रहा है. मतलब कि डेटा कलेक्टर हाउस होल्ड से पूछेगा कि आप बताइए कि आपने पिछले 365 डेज में पिछले 1 साल में ये नॉन फूड आइटम्स में आपने कितना खर्चा किया. क्या है वो नॉन फूड आइटम्स, क्लोथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर ए 365 डे रिकॉल पीरियड. और बाकी का जो आइटम है उसके लिए आप बताइए कि आपने पिछले 30 दिन में कितना खर्चा किया. सिर्फ 5 आइटम के लिए आप बताइए कि आपने पिछले 1 साल में कितना खर्चा किया. अब ये 5 आइटम के लिए 365 डेज लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई, जब यहाँ पे 30 डेज का रिकॉल पीरियड था तो यहाँ पे 365 डेज क्यों लिया गया. क्योंकि देखो, ये जो ऐसे एक्सपेंसेस है जैसे कि क्लोथिंग हो गया, ऐसा तो नहीं है 30 दिन में ही पूरा खर्चा हो जाएगा. कोई आप फेस्टिवल होगा तब आप कपड़े खरीदोगे. एजुकेशन जो है आप पूरे 365 डेज में थोड़ा थोड़ा करके आप स्कूल का फीस दे रहे हो. ठीक है, तो इसलिए इन आइटम्स के लिए जो है 365 डेज का रिकॉल पीरियड लिया गया. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इन आइटम्स पे जो खर्चा है वो सिर्फ 30 दिन में ही हो जाए, पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके खर्चा होता है, इसीलिए 365 डेज का रिकॉल पीरियड. ठीक है. नेक्स्ट, मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस रिकॉल पीरियड, मोस्ट रीसेंट कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द 3. यहाँ पे 365 डेज रिकॉल पीरियड फॉर क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल केयर एंड ड्यूरेबल गुड्स. 7 डेज रिकॉल पीरियड फॉर एडिबल ऑयल, एग, फिश, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस, रिफ्रेशमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड, पैन, टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट. 30 days for the remaining food items, fuel and light, miscellaneous goods and services including non-institutional medical, rents and taxes. तो यहाँ पे 365 days, 7 days और 30 days recall period for different items. ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी. द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स पॉवर्टी इन आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ, अब तो नीति आयोग हो गया. ठीक है. So Niti Aayog estimates the level of poverty in our country on the basis of consumer expenditure survey conducted by
National Sample Survey Office of the Ministry of Statistics and Program Implementation. The current methodology for poverty estimation is based on the recommendation of expert group to review the methodology for the estimation of poverty. तेंदुलकर कमेटी क्या रिकमेंडेशन दी है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं वेरियस कमिटीज ऑन पॉवर्टी। अब हम लोग करते हैं प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन। History of poverty estimation in India, pre-independence poverty estimates. One of the earliest estimation of poverty was done by Dadabhai Naoroji in his book Poverty and the Un-British Rule in India. तो दादाभाई नारोजी ने अपनी बुक लॉन्च की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें दादाभाई नारोजी ने पॉवर्टी लाइन फिक्स किया। He formulated a poverty line ranging from ₹16 to ₹35 per capita per year. तो दादाभाई नारोजी ने पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया बेस्ड ऑन इनकम के हिसाब से कि अगर कोई इंसान ₹16 to ₹35 हर साल कमा रहा है तब तो वो गरीब नहीं है, उससे कम कमा रहा है तब वो गरीब है, ठीक है। उसके बाद 1938 में आया नेशनल प्लानिंग कमेटी, एस्टिमेटेड अ पॉवर्टी लाइन रेंजिंग फ्रॉम ₹15 to ₹20 पर कैपिटा पर मंथ। यहाँ पे भी इनकम के हिसाब से ही पॉवर्टी को फिक्स किया गया है। यहाँ पे पर ईयर को देखा गया था, यहाँ पे पर मंथ की बात की जा रही है कि अगर कोई इंसान 15 से 20 रुपया हर महीना कमा रहा है तब वो गरीब नहीं है, अदरवाइज वो उससे कम कमा रहा है तब वो गरीब है, ठीक है, एज पर नेशनल प्लानिंग कमेटी। उसके बाद फिर बॉम्बे प्लान आया 1944 में, यहाँ पे पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया। तो बॉम्बे प्लान वाज अ सेट ऑफ प्रपोजल ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स, ठीक है। तो ये बिजनेस लीडर्स जिन्होंने बॉम्बे प्लान फॉर्मुलेट किया, इसमें पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो आप देख रहे हो कि प्री इंडिपेंडेंस जो भी कमिटीज़ बैठी, जो भी प्लान बना प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी के लिए, वो आप देख रहे हो कि इनकम के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया। बॉम्बे प्लान में भी इनकम के हिसाब से had suggested a poverty line of ₹75 per capita per year. अगर कोई इंसान ₹75 हर साल कमा रहा है तब वो गरीब नहीं है, उससे कम कमा रहा है तब वो गरीब है। ₹75 या उससे ज़्यादा कमा रहा है तब गरीब नहीं है, उससे कम कमा रहा है तब वो गरीब है, एज पर दी पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड बाय बॉम्बे प्लान। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या कमेटी आए। सबसे पहले देखते हैं VM दांदेलकर एंड एन रथ कमेटी, जो कि आई 1971 में। इन्होंने किस हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया? VM दांदेलकर एंड एन रथ वेर ऑफ द व्यू दैट पॉवर्टी लाइन मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर दैट वाज एडिक्वेट टू प्रोवाइड 2250 कैलोरी पर डे इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। तो अभी तक आप देखिए इनकम के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया जा रहा था। VM दांदेलकर एंड एन रथ कमेटी के हिसाब से आप ये देखो कि वो जो आदमी है वो कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहा है। तो कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया, ठीक है। कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से कितना कैलोरी, अगर कोई इंसान रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए, ठीक है, अगर कोई इंसान एक दिन में 2250 कैलोरी तक कंज्यूम कर रहा है तब वो गरीब नहीं है, उससे कम कैलोरी कंज्यूम कर रहा है तब वो गरीब है। मतलब कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब दोनों रूरल और अर्बन एरिया के दोनों के लिए सेम है। अगर कोई इंसान 2250 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है बोथ फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया तब वो गरीब नहीं है, उससे कम कैलोरी कंज्यूम कर रहा है प्रतिदिन तब वो गरीब है, ठीक है। नेक्स्ट अलग कमेटी। अब ये कमेटी के हिसाब से कैसे पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया ये देख लेते हैं। Task force constituted by the Planning Commission under the chairmanship of Y.K. Alagh constructed a poverty line for rural and urban areas on the basis of nutritional requirement and consumption expenditure. तो आप सिर्फ ये मत देखो कि कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहा है, आप ये भी देखो कि वो इंसान प्रतिदिन कितना खर्च कर रहा है, उस हिसाब से भी आप पॉवर्टी लाइन को फिक्स करो, ठीक है। तो देखो दिस कमिटी हैड अ ड्रॉबैक बिकॉज हेल्थ एंड एजुकेशन वॉज अज्यूम्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। जब ये कमेटी पॉवर्टी लाइन फिक्स की तो इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे हाउस होल्ड का कितना खर्चा हो रहा है वो इन्होंने कंसिडर नहीं किया। मतलब ये हेल्थ और एजुकेशन में हाउस होल्ड का कितना खर्चा हो रहा है उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि इन्होंने ये अज्यूम किया कि ये तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये खर्चा तो गवर्नमेंट उठा रही है, इसीलिए इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को नहीं लिया वाइल फिक्सिंग दी पॉवर्टी लाइन। देखो
अर्बन एरियाज के लिए क्या थ्रेशोल्ड है और रूरल के लिए क्या है वो देख लेते हैं। अर्बन एरिया के लिए ₹56 पर पर्सन पर मंथ। अगर कोई इंसान इतना खर्च कर रहा है, ठीक है, अर्बन एरिया में कितना 56, अगर कोई इंसान हर महीना ₹56 खर्च कर रहा है अर्बन एरिया में, तब वो गरीब नहीं है। रूरल एरिया में अगर कोई इंसान ₹49 खर्च कर रहा है हर महीना, तब वो गरीब नहीं है। ठीक है, मतलब खर्च के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स कर रहा है अलग कमेटी, और कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से भी पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया जा रहा है। कितना कैलोरी कंजम्पशन, अगर कोई इंसान अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी कंज्यूम कर रहा है प्रतिदिन, ठीक है, तब वो गरीब नहीं है। रूरल एरिया में 2400 कैलोरी अगर वो कंज्यूम कर रहा है, तब वो गरीब नहीं है। उससे कम कंज्यूम कर रहा है, तब वो गरीब है। ठीक है, तो अलग कमेटी के अनुसार न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से भी पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया है, और कितना खर्च कर रहा है वो इंसान उसके हिसाब से भी पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया गया है। लेकिन ये पॉवर्टी लाइन को फिक्स करते टाइम इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को, पॉवर्टी को कैलकुलेट करते टाइम इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे हाउस होल्ड का कितना खर्चा हो रहा है उसको कंसिडर नहीं किया अलग कमेटी ने। ठीक है, नेक्स्ट डीटी लकड़ावाला कमेटी। अब यहाँ पे देखो, यूज्ड कैलोरी इनटेक बेस्ड पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे भी कैलोरी इनटेक के हिसाब से 2400 फॉर रूरल एरिया एंड 2100 फॉर अर्बन एरिया। अब आप सोचोगे कि ये ज़्यादा रूरल एरिया के लिए क्यों रखा जा रहा है और अर्बन एरिया के लिए कम कैलोरी कंजम्पशन क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रूरल एरियाज में लोग ज़्यादा खटते हैं, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में आप बहुत सारे काम जो है बैठे बैठे कर रहे हो, आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है, आप जो है स्टेयर्स नहीं यूज़ करके लिफ्ट यूज़ कर रहे हो, मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है अर्बन एरियाज में कंपैरेटिवली कम है, तो उस हिसाब से आपको कैलोरी भी कम लगेगा इन अर्बन एरिया। इसलिए अर्बन एरिया के लिए कम कैलोरी रखा गया। देखो 2100 कैलोरी का रिक्वायरमेंट रखा गया, ठीक है, और रूरल एरिया के लिए 2400 कैलोरी का रिक्वायरमेंट रखा गया। तो डीटी लकड़ावाला ने भी कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को फिक्स किया। क्या मेथड यूज किया इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डेटा? यूआरपी, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूज किया जाता था। कब? 1993 में यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड यूज किया जाता था, मतलब कि 30 डेज का रिकॉल पीरियड फॉर बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डेटा। दिस कमेटी रिकमेंडेड स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, मतलब कि हर एक स्टेट के लिए आप अलग पॉवर्टी लाइन फिक्स करो, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग खर्चा है। जितना खर्चा आपका मुंबई में हो रहा है ज़रूरी नहीं है उतना ही खर्चा आपका रांची में हो रहा हो। ठीक है, मुंबई में रेंट अलग है, रांची में रेंट अलग है, मुंबई में कुछ खर्चे अलग है, रांची में अलग है, मतलब महाराष्ट्र में, झारखंड में, हर एक स्टेट में अलग अलग खर्चा होता है। तो इसलिए आप हर एक स्टेट के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन फिक्स करो। ठीक है, ये रिकमेंडेशन दिया। As per the report, poverty line to be updated using CPI for agriculture labor in rural area and CPI for industrial worker in urban area. हम पॉवर्टी लाइन को अपडेट करेंगे, मतलब पॉवर्टी लाइन को फिक्स कर दिए तो बस ये नहीं है कि यही इतना ही हम फिक्स करके रखेंगे, नहीं, हम पॉवर्टी लाइन को अपडेट करेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से। ये भी कमेटी ने रिकमेंड किया। फिर आई तेंदुलकर कमेटी इन द ईयर 2009। ये कमेटी ने क्या बोला कि आप सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को मत फिक्स करो। कैलोरी कंजम्पशन कैन नॉट बी द सोल पैरामीटर टू डिफरेंशिएट बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर। उसके अलावा भी आप और चीज़ों को देखो। शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो सबसे पहला चीज़ ये रिकमेंड किया, रूरल एंड अर्बन इंडिया शुड हैव यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट। तो रूरल और अर्बन इंडिया के लिए आप यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट रखो। प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन वेर ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। देखो, तेंदुलकर कमेटी हेल्थ और एजुकेशन को भी ले रहा है वाइल एस्टिमेटिंग दी पॉवर्टी, लेकिन इसमें हम लोगों ने देखा था अलग कमेटी ने कि हेल्थ और एजुकेशन को कंसिडर नहीं किया जा रहा था वाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। ठीक है, लेकिन तेंदुलकर कमेटी ने बोला आप हेल्थ और एजुकेशन को भी लो। फिर मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यूज़ किया गया। ठीक है, यहाँ पे डीटी लकड़ावाला कमेटी यूज़ कर रहा था यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। तेंदुलकर कमेटी ने बोला नहीं, हम मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को यूज़ करेंगे। It set ₹27 for rural area and ₹33 in urban areas for consumer spending as the reference limit. तो पॉवर्टी लाइन कितना फिक्स किया गया? अगर कोई इंसान ₹27 रूरल एरिया में खर्च कर रहा है पर डे, तब वो गरीब नहीं है। ठीक है, उससे कम खर्च कर रहा है तब वो गरीब है फॉर रूरल एरिया। अर्बन एरिया के लिए
क्योंकि अर्बन एरिया में ज़्यादा महंगाई है तो ज़्यादा लिमिट है ₹33। अगर कोई इंसान अर्बन एरिया में ₹33 खर्च कर रहा है प्रतिदिन तब वो गरीब नहीं है, उससे कम खर्च कर रहा है तब वो गरीब है। ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी की क्या रिकमेंडेशन थी, आप कैलोरी कंजम्पशन सिर्फ मत देखो, और भी चीज़ों को देखो। रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए आप यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट को रखो। हेल्थ और एजुकेशन पे हाउस होल्ड का कितना खर्चा हो रहा है आप उसको भी कंसिडर करो वाइल एस्टिमेटिंग दी पॉवर्टी। आप यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड नहीं, आप मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को लो, और कितना पॉवर्टी लाइन फिक्स किया, ₹27 फॉर रूरल एरिया एंड ₹33 इन केस ऑफ अर्बन एरिया। लास्ट इज रंगराजन कमिटी 2012 यूज्ड एज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी सेपरेटली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अर्बन और रूरल पॉवर्टी के लिए यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट था, लेकिन यहाँ पे रंगराजन कमेटी ने बोला कि हम सेपरेट पॉवर्टी लाइन बास्केट लेंगे फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया। टेक इनटू अकाउंट बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। रंगराजन कमेटी ने बोला कि हम मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यूज करेंगे। तेंदुलकर ने क्या बोला था, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इन्होंने बोला, रंगराजन कमेटी ने, हम मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को यूज करेंगे। ऑल 3 कैलोरी प्रोटीन इनटेक, हम सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि प्रोटीन इनटेक कितना है, फैट इनटेक कितना है, वो सब चीज़ों को भी हम कंसिडर करेंगे वाइल एस्टिमेटिंग दी पॉवर्टी। और एक चीज़ पे हम देखेंगे कि कितना खर्च हो रहा है, वो क्या है, वुड कंसिडर एक्सपेंडिचर नॉट ओनली ऑन एडिक्वेट नरिशमेंट, क्लोथिंग, हाउसिंग, रेंट, कन्वीनियंस, एजुकेशन। इन सब चीज़ों पे क्या खर्चा हो रहा है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन हम और एक खर्चा देखेंगे, वो होता है बिहेवियरली डिटरमाइन एक्सपेंडिचर ऑन नॉन फूड आइटम्स। देखो, बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो आप प्लान नहीं किए हो, जो खर्च आपसे हो जाए, वो होता है बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऐसा खर्च जो हो रहा है और नॉन फूड आइटम्स, उस खर्च को भी हम देखेंगे वाइल एस्टिमेटिंग दी पॉवर्टी। तो रंगराजन कमेटी ने क्या बोला, तेंदुलकर कमेटी ने बोला था यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट, रंगराजन ने बोला सेपरेट पॉवर्टी लाइन बास्केट। इन्होंने यूज किया मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, रंगराजन कमेटी ने बोला मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। यहाँ पे सिर्फ कैलोरी इनटेक की बात हो रही थी, यहाँ पे कैलोरी, प्रोटीन, फैट इनटेक की भी बात हुई। यहाँ पे तेंदुलकर कमेटी में कोई भी ऐसा बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर को नहीं देखा जा रहा था, यहाँ पे बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर को भी देखा जा रहा है रंगराजन कमेटी के केस में। ठीक है, तो देखो क्या थ्रेशहोल्ड, क्या लिमिट फिक्स की रंगराजन कमेटी ने। कैलोरी इनटेक के लिए 2090 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन केस ऑफ अर्बन एरिया। रूरल एरिया के लिए क्या है, 2155 कैलोरी है। ठीक है, प्रोटीन इनटेक का क्या थ्रेशहोल्ड है, 50 ग्राम। अगर वो इंसान 50 ग्राम प्रोटीन ले रहा है तब वो गरीब नहीं है, उससे कम ले रहा है तो गरीब है। 48 ग्राम इन केस ऑफ रूरल एरिया। फैट में 28 ग्राम और रूरल एरिया के लिए 26 ग्राम। पॉवर्टी लाइन ₹47 एंड ₹32। तो ये रिकमेंडेशन थी रंगराजन कमेटी की। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया पॉवर्टी क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, वेरियस कमिटीज ऑन पॉवर्टी, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।